Good morning, my dear students. I welcome you in today's class. My dear students, I am going to take English of class 8 and the topic is This is Jodi's Fawn. So this lesson has been taken from the book Honeydew. So today I will be taking part 1 of this lesson. So I welcome you once again in this class. This is Jodi's Fawn is basically a story of a young boy and about a little fawn. Okay. So first of all, I want to tell you about the author. So Marjorie Kinnan Rawlings is the author of this story. This is Jodi's Fawn. This is a very interesting story and also it's a heart-touching story. Okay. So my dear students, let's move on towards Marjorie Kinnan Rawlings. You must know about the author. So Marjorie Kinnan Rawlings, who was born on August 8, 1896, December 14, 1953, was an American author who lived in rural Florida and wrote novels with rural themes and settings. तो ये मार्जोरी किनन रॉलिंग्स जो है इनका जन्म 8 अगस्त को हुआ था 1896 को और इनका मृत्यु हुआ दिसंबर 14, 1953. Okay, so she was an American author. वो एक अमेरिकन ऑथर थी, लेखिका थी. शी इज फीमेल और वो फ्लोरिडा में रहा करती थी, देहाती फ्लोरिडा में, रूरल फ्लोरिडा. और उन्होंने कितने सारे नॉवेल्स लिखे और जहाँ की उनके नॉवेल्स में गांव का वर्णन रहता है, इसीलिए रूरल थीम्स लिखा हुआ है. रूरल थीम्स एंड सेटिंग, जो भी एनवायरनमेंट है ये गांव का माहौल को ही ज्यादातर उस पे ही नॉवेल्स लिखी है, कहानियां लिखी है. कौन? मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने. हर बेस्ट नोन वर्क, उसका बहुत ही जो फेमस जो किताब है उसका नाम है द ईयरलिंग, अबाउट अ बॉय हु एडॉप्ट्स एन ऑर्फन फॉन, वन ए Pulitzer Prize for Fiction in 1939 and was later made into a movie of the same name. तो क्या हुआ कि ये तो बहुत ही फेमस लेखिका है और साथ साथ ये अपने कार्य के लिए पहचानी जाती हैं. शी इज आइडेंटिफाइड एंड नोन फॉर हर गुड वर्क. उन्होंने एक किताब लिखा था द ईयरलिंग और उसमें एक छोटे से बच्चे के बारे में उन्होंने चर्चा किया है. Who adopts an orphan fawn, जो कि एक orphan fawn, अनाथ हिरन के बच्चे को अडॉप्ट करती है. ठीक है, करता है वो बच्चा, हाँ सॉरी वो बच्चा करता है, हिरन के बच्चे को अडॉप्ट करता है. ठीक है, और हिरन का बच्चा माँ के बिना रहता है, पिता के बिना रहता है, इसीलिए उसको अडॉप्ट करता है, गोद ले लेता है. और ये जो ईयरलिंग जो किताब मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने लिखा था उसे पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1939 में एंड वॉज लेटर मेड इनटू ए मूवी ऑफ द सेम नेम. और बाद में इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बना, फिल्म भी बना उसी नाम का. ठीक है, दिस इज जोडीज फॉन की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो लिया गया है द ईयरलिंग से लिया गया है. ठीक है, तो ये कहानी को रूप एक फिल्म में दे दिया गया और फिल्म बहुत ही फेमस हुआ. द बुक वॉज रिटन लॉन्ग बिफोर द कंसेप्ट ऑफ यंग एडल्ट फिक्शन और
ये जो किताब है ये यंग एडल्ट फिक्शन से बहुत पहले लिखा गया, ठीक है, बहुत पहले लिखा गया। पहले क्या होता है, यंग एडल्ट के बारे में उतना सारा फिक्शंस नहीं बनते थे, लेकिन ये बुक लिखा गया इससे पहले, बट इज नाउ कॉमनली इंक्लूडेड इन टीन रीडिंग लिस्ट। लेकिन अभी ये किताब पहले के यंग रीडर्स लोग पढ़ा करते थे इस किताब को, लेकिन अब इसको टीन रीडिंग मतलब छोटे जो लड़के हैं किशोरावस्था के, उनके लिस्ट में भी इस किताब को शामिल कर दिया गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑथर। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू मस्ट नो अबाउट द स्टोरी। So first of all, I will give a brief summary of the story. I will do a briefing. Okay. So this is Jodie's fawn. You see the picture. This is Jodie and this is Jodie's fawn. Okay. This is Jodie's fawn का मतलब हुआ यह जोडी का हिरन का बच्चा है, ठीक है। फॉन क्या होता है, हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, This is Jodie's fawn is a very touching story that tells us about a little child and his consciousness. ध्यान देंगे इन शब्दों को। ये जो कहानी है दिस इज जोडीज फॉन, एक ऐसे दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, जो कि एक छोटे से बच्चे के बारे में बताता है और उसकी चेतना के बारे में, उसके सोच के बारे में, उसके विचार के बारे में, ठीक है। वो कितना अच्छा बच्चा रहता है, ये लड़का जो रहता है छोटा सा लड़का है, लेकिन वो फॉन के प्रति उसके मन में क्या कॉन्शियसनेस है, क्या करुणा है, क्या दया है उसके मन में, उससे हिरन के बच्चे के प्रति उसके बारे में दर्शाया गया है इस कहानी में। इसीलिए कहा गया है टचिंग स्टोरी, टचिंग स्टोरी जो कि हमारे दिल को छू जाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशंस ऑफ जोडी एंड हिज प्योर हार्ट। और ये जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशंस ऑफ जोडी, जोडी के इमोशंस, उसके भावनाओं से जुड़ा हुआ है ये कहानी। ये जो लड़का है जोडी, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और वो दिल से इस फॉन को चाहता है, इस फॉन को वो खोना नहीं चाहता है। मतलब ये फॉन माता के बिना हो जाता है, इसकी माँ मर जाती है और मर जाने के कारण वो अनाथ हो जाता है, वो जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। और इस बच्चे जोडी के मन में एक प्रकार का मन में दया आता है, उसकी इच्छा होती है कि क्यों ना उस छोटे से फॉन मतलब ये हिरन के बच्चे को गोद ले लिया जाए, उसको अपने घर में रखा जाए। ये सब बातें उसके मन में आती है और इसके इमोशंस, ही इज वेरी इमोशनल, जोडी इज वेरी इमोशनल टुवर्ड्स द फॉन। व्हेन ए स्नेक बाइट्स जोडीज फादर ही किल्स अ डो टू सेव हिम। और क्या होता है कि कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि एक जहरीला सांप जोडी के पिता को काट लेता है, डस लेता है, और जोडी क्या करता है, एक हिरन यानी कि उस हिरन के बच्चे के माँ को, डो का मतलब हिरन होता है, ठीक है, और फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, एक हिरन को मार डालता है। सो जो मादा हिरन जो रहते हैं उसको डो बोलते हैं, ठीक है। तो उस डो को जोडी मार डालता है जिससे कि उसके पिता को की जान को बचा सके। उसके पिता को सांप ने डस लिया था, सांप ने काट लिया था, तो अपने पिता को बचाने के लिए क्या करता है, उस फॉन के मदर उस डो को जान से मार डालता है, क्योंकि मारना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्यों आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आगे में नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया क्यों
आखिर वो फोन की मदर उस डो को क्यों जान से मार देता है जोडी, ठीक है, अपने पिता के जान को बचाने के लिए मार डालता है। चलो देखते हैं। He uses the heart and liver for drawing out the poison. तो क्या करता है जोडी, उस डो के हार्ट और लिवर का उपयोग करता है, उसको निकालता है, हार्ट और लिवर को निकालता है और उसी के सहारे उसके पिता को जो सांप डसा रहता है, जहरीला सांप, उसके जहर को निकालता है, ठीक है, हार्ट और लिवर का मदद से। किसके हार्ट और लिवर? डो के हार्ट और लिवर के मदद से अपने पिता के जान बचाता है, अपने पिता को जो पॉइजन उसके शरीर में समा गया था सांप के डसने के कारण, उस पॉइजन को निकालता है। However, the loss of that doe and thoughts about the fawn do not leave his mind. लेकिन क्या होता है कि ये जो लॉस हो जाता है, वो जो हिरन, ये फॉन की मदर मारी जाती है, ये बहुत बड़ा नुकसान रहता है उस फॉन के लिए, और उसके बारे में ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इसके मन में बहुत इमोशनल हो जाता है, भावनात्मक दृष्टिकोण से ये बच्चा सोचता है उस डो के बारे में, क्योंकि उसे मजबूरी में उस डो को मारना पड़ा, ठीक है। किसने मारा? जोडी ने मारा, अपने पिता का जान बचाने के लिए। तो उस फोन के बारे में सोचता है, हिरन के बच्चे के बारे में सोचता है, जो कि उसके दिमाग से नहीं निकलता है। वो सोचता है आखिर वो हिरन का बच्चा कैसे रह पाएगा उस जंगल में, अकेले कैसे रह पाएगा, ये सब सोचता है। ये बच्चे को कोई जंगली जानवर खा लेगा, इसका डर उसके मन में समाया रहता था। किसके मन में? जोडी के मन में। He thinks about it a lot and feels that abandoning him in the woods was not right. तो क्या करता है, उस फॉन के बारे में बहुत सोचता है। कौन सोचता है? जोडी। और यह मन में उसे ख्याल आता है कि उसे अकेले छोड़ देना। अबैंडनिंग का मतलब होता है उसे छोड़ देना, टू लिव हिम अलोन वोंट बी राइट। उसके मन में वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। उसे अकेला अगर उस जंगल में छोड़ देता है उस फॉन को जोडी, और उसको नहीं लाता है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उस छोटे से हिरन को कोई जानवर खा जाएगा, मार डालेगा। So he convinces his family to let him raise the fawn. इसीलिए क्या करता है जोडी, अपने परिवार वाले को मनाता है, कन्विंस करता है कि वो उस हिरन के बच्चे को लाकर यहाँ घर पर रखेगा, उसको पालतू जानवर के रूप में यहाँ रखेगा, उसका देखभाल करेगा और हमेशा के लिए रखेगा, ठीक है। रेज द फॉन का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। Now I'll move on to the next slide. इस समरी का एक और पार्ट बचा हुआ है, यह है थर्ड स्लाइड। He even goes to the extent of saying that he will feed him his own share of milk. यहां तक कि वो अपने माता पिता से कहता है कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, उसे जब दूध की जरूरत होगी ये अपने हिस्से का दूध उस छोटे से फॉन को पिला देगा, छोटे से हिरन के बच्चे को ये दूध पिला देगा, अपने हिस्से का दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाता है जोडी। Everyone finally agrees and goes to the forest to find the fawn. तो घर में जो भी लोग थे सारे लोग तैयार हो जाते हैं, जोडी की बातों को मान जाते हैं, और उसके बाद जोडी क्या जाता है, जोडी फिर जंगलों में निकलता है उस फॉन को खोजने के लिए, उस छोटे से हिरन का बच्चे को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। On searching, he finally finds it and brings it home. और जब उसे बहुत देर के बाद जब खोजता है, उस फॉन को जंगल में खोजता है, खोजने के बाद वो फॉन मिलता है, तो उस छोटे से हिरन के बच्चे को अपने घर लेकर आता है। Now the fawn is safe and is being fed by जोडी happily. अब
फोन बहुत सुरक्षित है जोडी के घर में और खुशी खुशी जोडी उस फोन को अपने साथ रखता है और उसका देखभाल करता है. ओके, सो दिस वाज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी. दिस इज जोडीज फोन. नाउ आई विल मूव ऑन टू द लेसन. ओके, टेक्स्ट. This is Jodi's phone. So this is the first section. Okay, I'll continue with the first section of the story. Jodi allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. जोडी क्या किया, अपने उसके मन में कितने सारे भावनाएं आ रहे थे, कितने सारे सोच आ रहे थे उसके मन में, कितने सारे थॉट्स आ रहे थे. तो जोडी ने सोचा कि उसका सोच, अपने सोच को उसने अलाउ किया फोन के तरफ जाने का. मतलब उसका सोच फोन के तरफ गया. जोडी का सोच, मन में जो उसकी भावनाएं थी जो फोन के प्रति. He could not keep it out of his mind. वो अपने दिमाग से उस छोटे से हिरन के बच्चे को नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसे दया आ रही थी, उसके मन में करुणा थी, दया थी कि आखिर ये छोटा सा हिरन का बच्चा कहाँ जाएगा. He had held it in his dreams, in his arms. और अपने स्वप्न में क्या देख रहा था, स्वप्न में देख रहा था उस फोन के बारे में. उसके स्वप्न में हमेशा उस फोन के बारे में सोच रहा था कि वो फोन को गोद में लिए हुए है. ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से हिरन के बच्चे को अपने गोद में लिया है, अपने बाहों में लिया है. He slipped from the table and went to his father's bedside. वो वहां से टेबल, जिस टेबल के पास खड़ा था, वहां सोच रहा था, वहां से वो मूव किया और अपने पिता के कमरे में गया और पिता के बेड के पास गया. ठीक है, जहां उसके पिता आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे. पेनी ले एड्रेस, उसके पिता का नाम है पेनी. उसके पिता का क्या नाम है, पेनी. तो पेनी, उसके पिता आराम कर रहे थे क्योंकि उनको एक सांप ने डस लिया था. ठीक है, और सांप का जहर निकाल दिया गया था. उसके बाद वो रेस्ट कर रहे थे. पेनी ले एड्रेस्ड, हिज आईज वेर ओपन एंड क्लियर. उनके आंख खुले हुए थे, एकदम साफ सुथरा थे, एकदम सही अवस्था में थे. हाँ, एकदम बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे थे. बट द पुपिल्स वेर स्टिल डार्क. लेकिन आंख के जो भौवे हैं वो अभी भी डार्क थे. आंख के जो भौवे होते हैं वो अभी भी डार्क थे. ठीक है, एंड डिलेटेड. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी ने कहा कि पिताजी अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं. ठीक है, जोडी ने कहा कि पिताजी आप कैसे महसूस कर रहे हैं, अपने पिता से पूछा. तब उसके पिता बोल रहे हैं, जस्ट फाइन सन. उसके पिता बोलेंगे, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक है. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर. और उसके पिता बोले कि जो मृत्यु मुझे आने वाली थी, पुरानी मृत्यु मुझे आने वाली थी सांप के काटने की वजह से, ये कहीं और चला गया है, किसी और को मारने चला गया. इसीलिए कहा गया है थीविंग एल्सवेयर, कहीं और चला गया है यहां से. मतलब इनकी जान बच गई है, यही कहना चाहते हैं इस लाइन में. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब इनकी जान बच गई है, ये बाल बाल बचे हैं. बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, आई अग्री. तब ये जोडी बोलता है कि क्या ये क्लोज से बहुत बड़ी बचाव थी, नैरो एस्केप था. जैसे नैरो एस्केप क्या होता है, आदमी बहुत मुश्किल से बच पाता है, अपने आप को बचा पाता है, इसीलिए कहा गया है इट वाज ए क्लोज सेव. मतलब
ये बाल बाल बच्चे हैं। आई अग्री। ये जोडी कह रहा है कि मैं एकदम आपके बात से सहमत हूं। उसके बाद पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। हाँ, यहां पर इसके पिता ही बोल रहे हैं, ये जोडी नहीं बोल रहा है। हाँ, वही बोल रहे हैं कि मैं बाल बाल बचा हूं खतरे से, मृत्यु मेरे सामने थी लेकिन मैं मृत्यु से बच गया। और उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर नाज करता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। उसके पिता बोलते हैं जोडी के, मुझे नाज है तुम पर मेरे बच्चे। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, तुम जिस प्रकार तुम एक्टिव रहे, अलर्ट रहे और तुम वो सब कर डाले जो कि जरूरत था। तुम मेरे जान को बचाने के लिए तुमने क्या क्या किया। जोडी के पिता की बोल रहे हैं, तुमने पूरी तरह से सक्रिय रहे और मेरे जान को तुमने बचा लिया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इसका वर्ड मीनिंग देख लें प्लीज। देखिए, ड्रिफ्ट बैक टू, इसमें कुछ शब्द आए थे। ड्रिफ्ट बैक टू मीन्स गो बैक टू, हाँ, वापस जाना। ड्रिफ्ट बैक टू मतलब बार बार किसी का ध्यान आकर्षित कहीं हो जाता है तो गो बैक टू। डिलेटेड मीन्स एनलार्ज, मतलब यहां पर ये शब्द आया था, पुपिल्स वर स्टिल डिलेटेड, ये जो है ना अभी भी फूले हुए थे। डिलेटेड मतलब एनलार्ज, सोलन, ठीक है। अ क्लोज सेव का मतलब है नैरो एस्केप। मैंने कहा था आपसे कि मुश्किल से कोई खतरे से बचना, ठीक है, जहां कोई आशा नहीं कर सकते कि बचेगा कोई। केप्ट योर हेड मतलब स्टेड काम इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि उसके पिता बोल रहे हैं, पेनी बोल रहे हैं अपने बेटे जोडी को कि द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो वही उसका मतलब हुआ, केप्ट योर हेड स्टेट इन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कभी कभी खतरा आ जाता है, घर पे किसी का तबीयत खराब हो जाता है, जान जोखिम में पड़ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, कोई बहुत लोग होते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तुरंत रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जोडी अपने आपको मैंने कंट्रोल रखा अपने ऊपर और कंट्रोल रखते हुए वो शांत रहा और उस डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पा, अब उनकी बातों को सुनकर जोडी बोलता है पा मीन्स पापा, कुछ कहना चाहता है जोडी, पापा। फिर उसके पिता पेनी बोलते हैं यस सन, हाँ बोलो बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। फिर जोडी अपने पिता से पूछता है, क्या पूछता है कि पापा क्या आपको वो जो मादा हिरन और वो हिरन का बच्चा आपको याद है, आपको इसको याद कर पा रहे हैं। रिकलेक्ट का मतलब रिमेंबर होता है, रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, रिमेंबर। ठीक है, रिकलेक्ट का मतलब होता है रिमेंबर। तो जोडी पूछता है कि क्या आपको वो हिरन और हिरन के बच्चे के बारे में याद है। मतलब यहां जोडी कुछ हेल्प चाहता है अपने पिता से। तो उसके पिता जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। उसके पिता बोलते हैं मैं उस डो को और फोन को कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। और उनके पिता ने कहा, जोडी के पिता ने कहा जोडी से कि वो बेचारा, वो जो हिरन ने मेरा जान बचाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, दैट्स सर्टेन, ये बिल्कुल सही है। पा, द फोन में बी आउट देयर येट। फिर जोडी बोलता है, जोडी को मेन मन में है कि उस फोन को कैसे घर लेकर आए, इसीलिए अपने पिता को इस
बात में कन्विंस करना चाहता है, पिता कन्विंस करना चाहता है, इसलिए उस तरीके से अपने पिता से बात कर रहा है। तो जोडी बोलता है पा द फॉन में बी आउट देयर येट। जोडी कहता है कि पापा वो जो हिरन का बच्चा है अभी भी वो बाहर होगा, बाहर अकेले होगा, आइसोलेटेड होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, और वो जो हिरन का बच्चा है बहुत ही भूखा होगा, बहुत प्यासा होगा और डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा पापा। तो ये जोडी कह रहा अपने पिता से। उसके पिता बोल रहे हैं आई सपोज सो। उसके पिता कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि वो आइसोलेटेड होगा, अकेला होगा, उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, भूखा होगा। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। और जोडी बोल रहा है कि पापा मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। तो जोडी कहता है कि क्यों ना हम जंगल में जाएं और उस फोन को खोज कर लेकर आए, अपने पापा से कहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या कहता है देख लो। एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट। और फोन जोडी क्या कहता है अपने पिता से कि क्यों ना मैं जंगल में जाऊं और उस हिरन का बच्चे को खोज कर लाऊं, एंड ब्रिंग इट हियर, यहां लेकर आऊं, एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूं, उसका देखभाल करूं। रेज इट का मतलब उसका देखभाल करूं। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। उस समय पेनी को दिमाग में नहीं समझ में आ रहा तो उसके पिता को क्या जवाब दे, और थोड़ी देर चुपचाप रहे और छत की तरफ ऐसे देखते रहे। ले क्वाइट एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और छत की तरफ उसके नजर जा रहा था, किसके? पेनी के, उसके पिता के। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बेटा तुमने तो मुझे एक ऐसे परिस्थिति में डाल दिया है जहां मैं हाँ भी नहीं कर सकता हूं, ना भी नहीं कर सकता हूं। उसके पिता बोले। हेम्ड इन का मतलब यही हुआ। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा। फिर जोडी कहता है कि पिताजी उसका देखभाल करने में ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं पढ़ाई लिखाई भी करते रहूंगा, स्कूल भी जाते रहूंगा और इस फोन का देखभाल भी करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। और वो क्या करेगा, वो फोन जब आ जाएगा तो तुरंत वो पत्ते खाना शुरू कर देगा और एकॉर्न्स खाना शुरू कर देगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। तो पेनी के जोडी के फादर पेनी कहते हैं कि मेरे बेटे तुम तो दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, चालाक हो, तुम ज्यादा चतुर हो। दूसरे बच्चे इतने दयालु नहीं है, इतने चतुर नहीं है, उनके मन में इतना करुणा नहीं रहता है किसी जानवर के प्रति। तो तुम्हारे उम्र के जो बच्चे हैं उससे तुम बहुत तेज हो, बहुत आगे हो। वी टुक इट्स मदर, हमने उस फोन के माँ को जान को मार डाला। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, लेकिन हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है क्योंकि तुमने उस फोन को माँ को मारा, फोन के मदर डो को मारा, मेरी जान बचाने के लिए मारा क्योंकि मुझे जहरीला सांप ने काट लिया था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और उसके पिता कहते हैं बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, ये अच्छा नहीं होगा अगर उस छोटे से फोन को हिरन के बच्चे को वहां भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए जंगलों में, ठीक है। सन आई कांट से नो टू यू। तो फिर उसके पिता बोलते हैं कि बेटे मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम उस फोन के माँ ने मेरी जान बचाई है, तो मैं कैसे ना कर सकता हूं उस छोटे से हिरन के बच्चे को लाने के लिए। तो तुम ला सकते हो। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं
बच पाऊंगा, क्योंकि मुझे जहरीले सांप ने काट लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, नया जीवन मिलेगा मुझे, मैं फिर से जी लूंगा। तो उस हिरन के वजह से, उस डो के वजह से मेरी जान बची है। तो तुम जाओ बेटा, उस फोन को लेकर आओ। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So we are at the end of today's part 1 of this lesson, but before that I must tell you the word meanings. See here, word meanings are given. Hemmed in means caught in. Hemmed in means caught in. As मैं बोला नहीं, ऐसे परिस्थिति में ये जोड़ी अपने पिता को पूछ डाला कि वो यस भी नहीं कर सकते थे, नो भी नहीं कर सकते थे। So caught in a situation where one can't say no. तो ऐसा परिस्थिति में उसे डाल दिया उसके पिता को जोड़ी ने कि वो ना नहीं कर सकते थे। अगर हाँ नहीं कर सकते थे तो ना भी नहीं कर सकते थे। एकॉन्स का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट्स, छोटे छोटे नट्स होते हैं, उसको बोलते हैं एकॉन्स। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। सो that's all for today, my dear students. I'll come with part 2 and the next part of this lesson in the next class. Thank you.